मॉक टेस्ट का पर्पस सिर्फ इतना नहीं है कि हम खुश हो जाएं, दुखी हो जाएं। मॉक टेस्ट को एनालाइज करने का एक सिंपल सा बढ़िया सा तरीका बता रहे हैं। क्या रीजन था, उस रीजन को आइडेंटिफाई करो। जो भी वीक एरियाज आप आइडेंटिफाई कर रहे हो उस पे 2-3 दिन के अंदर अंदर खटाखट से रिवीजन करो, उसको सुधार लो। टेस्ट की एनालिसिस करो, एनालिसिस के बाद क्या करेक्शंस करने हैं वो देखो, और फिर अगले टेस्ट में वो चीजें रिपीट नहीं करनी है। इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ योरसेल्फ निकल के आए तो मजा आ जाएगा। अब जब आप यहां तक आ ही गए हैं तो चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। मॉक टेस्ट देने के बाद काफी सारे बच्चे नंबर अच्छे आ जाने पर खुश हैं कि चलो बहुत अच्छा नंबर आ रहा है मेरा। जिनके नंबर अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है, वो बहुत दुखी हैं और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप्स में मैसेजेस भरे पड़े हैं कि सर अब हम क्या करें, कैसे करें। तो आज इस टॉपिक पे इस छोटे से वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से बात कर लूंगा, जहां पर मैं ये बताऊंगा कि आखिर मॉक टेस्ट का पर्पस सिर्फ इतना नहीं है कि हम खुश हो जाएं, दुखी हो जाएं। मॉक टेस्ट बनाते समय, क्वेश्चंस डिजाइन करते टाइम हमारा जो इंटेंशन था वो थोड़ा सा और बड़ा था। हमारा मकसद क्या था, उस चीज पे बात कर लेते हैं। इससे आपको भी फायदा मिलेगा कि आप मॉक टेस्ट जब देते हो तो इससे क्या बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो। जो नंबर आ रहे हैं कम या ज्यादा, इससे आप क्या करेक्टिव मेजर्स ले सकते हो। नमस्ते, मैं हूं विश्वजीत वर्मा। जो बच्चे मैकेनिकल के हैं वो हमें जानते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशंस पढ़े हैं हमसे। बाकी ब्रांच के बच्चे भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा आउटपुट ले सकते हैं, तो ये है आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट का पहले तो आप ये समझ लो कि उसका पर्पस क्या है। पर्पस सिर्फ टेस्ट दे देना, अच्छे नंबर ले आना, खराब नंबर ले आना, दुखी होना, सुखी होना नहीं है। मॉक टेस्ट का जो मेन पर्पस होता है कि कहीं ना कहीं हम आप लोगों को एक्चुअल गेट एग्जामिनेशन क्या है उसका एक सिमुलेशन रियल गेट से पहले करवा दें। आपने खूब अच्छे से तैयारी कर ली और सीधे आप एग्जाम हॉल में पहुंचे और पहली बार आप इंटरफेस देख रहे हैं कि अरे कंप्यूटर में किस तरीके का वेबसाइट होती है, कहाँ क्वेश्चंस होते हैं, कहाँ ऑप्शंस पर टिक करना होता है। तो जो एक सरप्राइज मिलता है ना कि अरे बिल्कुल नया मेरे सामने खुल गया, वो चीज हटाने के लिए कि आपको पहली बात तो पूरा गेट का रियल सिमुलेशन देखने को मिल जाता है। नंबर एक चीज, पर्पस क्या है वो समझना। दूसरी चीज कि आप कोई भी सब्जेक्ट तैयार करते हो, आपने पढ़ तो लिया, लेकिन आप अपने आप को, आपने हमारी डीपीपीज लगा ली, पीवाईक्यूज लगा लिए और रिपीटेड बार बार लगा रहे हो, तो शायद उन क्वेश्चंस में एक नयापन नहीं रह जाता। फिर आपको भले ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना हो, लेकिन टीचर ने बताया था क्लास में ये क्वेश्चन, तो आप उसको कर लेते हो। लेकिन अगर उसी तरीके का मिलता जुलता एक नया क्वेश्चन आ जाए, तो क्या आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि आप उस क्वेश्चन को कर पाए। तो इससे जब आप टेस्ट देते हो तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी पता चल जाती है और आप क्या टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं विद इन टाइम सॉल्व कर पा रहे हैं, आपकी स्पीड अच्छी है कि नहीं है, एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इन चीजों का भी एक टेस्ट हो जाता है। आपका अभी जो करंट प्रिपरेशन लेवल है वो कैसा है, ये भी आपको पता चल जाता है कि सर अभी मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है। और एग्जाम हॉल में जो भी चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं वो सब चीजें, इंटरफेस इतना खूबसूरत डिजाइन किया जाता है मॉडर्न। अभी इस समय में जो भी आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे होंगे, XYZ एनीबॉडी का, कहीं का भी, सारे टेस्ट सीरीज कुछ इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि वो आपको बिल्कुल रियल गेट का ही एग्जाम का फील देने वाले हैं। ठीक है, तो क्या क्या होता है, एक तो गेट का, एक्चुअल गेट का सिमुलेशन हो रहा है, आप अपनी खुद की सब्जेक्ट नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, स्पीड, एक्यूरेसी टेस्ट कर पा रहे हो, और खुद को आपको अंदाजा लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, क्या आपको जरूरतें हैं थोड़ा और पढ़ने की या शायद नहीं। क्यों मॉक टेस्ट मैटर करता है, बात समझ में आ गई। वाई दिस मॉक टेस्ट इज गोइंग टू मैटर, बिकॉज ये सारे बच्चों को एग्जाम हॉल में किस माइंडसेट की जरूरत है, क्या टेम्परामेंट चाहिए, उसके लिए प्रिपेयर करता है। एग्जाम में आप पहुंचे, खूब अच्छे से तैयार कर लिया है, और एग्जाम हॉल में जब आप पहुंचते हो, पहला क्वेश्चन देखा ये हमको नहीं आता, दूसरा क्वेश्चन आ रही है तो वही सब्जेक्ट से पूछा जो हम छोड़ के आए हैं, तीसरा क्वेश्चन ये मैं पढ़ के आया हूँ, सॉल्व कर रहे हैं, 2 मिनट लग गया, 3 मिनट लग गया, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इसको पता नहीं कहाँ गड़बड़ी है। तो लगातार 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाने के बाद ये हमको आता नहीं, ये वाला हमने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, ये वाला आता था लेकिन हम 3 मिनट से ट्राई कर रहे हैं, 4 मिनट 5 मिनट, लेकिन आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो लगातार जब 3-4-5 क्वेश्चन गलत होते हैं ना, तो फिर बच्चे के सामने, आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा जाता है, कुछ नहीं दिखाई, लिटरली इट हैपेंस। तो और हो सकता है जब आपके आंखों के सामने अंधेरा, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, तो शुरू के 4-5 क्वेश्चन शायद गलत थे या हमसे नहीं हो पा रहे थे, उसके बाद सब क्वेश्चन ऐसे थे जो हम ठंडे दिमाग से करते तो हो पाता। लेकिन अब आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हो इस हद तक
कि अब जो आता है अब हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं, गिव अप की। अब आप अगले बचे हुए टाइम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, अब आप केवल अपने फ्यूचर को सोच रहे हो कि अब हम घर जाके क्या बताएंगे घर वालों को कि पेपर में क्या हो गया, है ना, पूरे साल मेहनत करी, ड्रॉप ले लिया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो जब आप टेस्ट देते हो ना, तो आपको इस तरीके की सिचुएशंस कई बार देखने को मिलती हैं। आपने कई सारे टेस्ट दिए, 15-20 टेस्ट दिए, आपको अंदाजा लग गया कि यार पिछले एक टेस्ट में ऐसा भी हुआ था कि जहां शुरुआत के क्वेश्चन हमसे नहीं हुए थे लेकिन आखिरी के सब हो गए थे। तो यू विल बी मेंटली रेडी कि एग्जाम हॉल में हमको किस तरीके का माइंडसेट लेके जाना है। तो ये आपके एग्जाम टेम्परामेंट को, माइंडसेट को बिल्ड करने में भी आपकी हेल्प करता है। नंबर एक चीज, इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कौन सा वीक सब्जेक्ट है। बार बार आप टेस्ट दे रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि यार मुझसे हर बार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन गलत हो रहा है, पता नहीं क्यों, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो जो भी चीजें आपकी वीक है, आप उन वीकर एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाते हो, उस पर आपको मेहनत करने की जरूरत है। क्या आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, जो चीज पता चल गई कि भाई ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है हमारा, तो हम उसको बार बार रिवीजन ना भी करेंगे तो काम चल जाएगा हमारा, कम रिवीजन करेंगे, कम प्रैक्टिस करेंगे तो भी काम चल जाएगा, है ना। आप अपना टाइम मैनेजमेंट भी इंप्रूव कर सकते हो ना, कि कोई एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा अटक गया, फंस गया, अब इस क्वेश्चन में हमको किस हद तक इससे जूझना है, कब कब तक लड़ना है, 3 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे डिसीजंस उस एग्जाम में नहीं लेने हैं, पहले से ही खुद को मेंटली रेडी करके रखना है कि हमको कोई क्वेश्चन जब फंस रहा है तो किस हद तक जाके रुकना है कि नहीं नहीं भाई बाद में बात करते हैं आपसे। टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि सर हम अभी रिसेंटली हमारे जो कुछ रैंकर्स ग्रुप के बच्चे हैं उनके साथ सेशंस हुए, उसमें बच्चों के कॉमन सवाल, रैंकर्स क्लब के बच्चे हैं, सारे काबिल हैं, लेकिन उन सब के लगभग कॉमन क्वेश्चंस, कॉमन मिस्टेक्स कि सर हम क्वेश्चन आते हैं लेकिन अगर मैं उसको विदाउट टाइम फ्रेम कर रहा हूं तो मैं कर पाता हूं, लेकिन जैसे ही मेरे सामने टाइमर चल रहा होता है और वो टाइमर दिखाता है कि किस तरीके से एक एक सेकंड बढ़ रहा है, तो उस बढ़ती हुई सुई को देख करके हमारा दिमाग खराब हो जाता है, फिर हमसे क्वेश्चन गलत होता है। तो कहीं ना कहीं आपको अंडर सर्टेन टाइम लिमिट, अंडर प्रेशर क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आना चाहिए, है ना। आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं लेकिन 3 घंटे से ज्यादा का समय ले लिया तो भी आपके काम का नहीं है। क्वेश्चन को आपने जल्दी कोशिश सॉल्व करने की कोशिश करी, उस चक्कर में आप निगेटिव मार्किंग, गलत आंसर्स ला रहे हैं, पूछा किलो न्यूटन में था, आप आंसर न्यूटन में लिख के आ रहे हैं, तो निगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको क्वेश्चंस विद इन गिवन टाइम फ्रेम सॉल्व करने हैं, आपको कुछ इस तरीके से अपने आप को सेट करना पड़ेगा कि, और ये चीजें कैसे होंगी, जब आप 10, 12, 15 टेस्ट पेपर देते हो ना, तो आपको आदत हो जाती है, आपको पता लग जाता है कि बहुत आसान क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जो बहुत टफ क्वेश्चन है ना, उस पे मैक्स टू मैक्स मैं इतना टाइम दूंगा। तो ये आपको अपने दिमाग में सेट करके रखना है पहले से ही। टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करने में आपकी हेल्प होती है। और जब आपके धीरे धीरे एग्जाम्स में इन मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे आने लगते हैं, पहले वाले में भले ही खराब आए हों लेकिन आपने जब करेक्शंस किए तो अगले में अगर इंप्रूव हो गए तो आपको धीरे धीरे से कॉन्फिडेंस भी आता है कि नहीं अब हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो मेन एम क्या थे, टेस्ट आपको क्यों देना चाहिए, क्योंकि रियल गेट का फील मिल रहा है। इस टेस्ट से फायदे क्या क्या हो रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब टेस्ट में कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको कुछ एक्शंस लेने हैं। बहुत ध्यान से, सबसे पहली चीज कि मार्क्स कितने आ रहे हैं। इस मार्क्स को देख करके, टेस्ट सीरीज में आए हुए मार्क्स को देख करके आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि आपका करंट नॉलेज लेवल कैसा है। डिपेंडिंग अपॉन आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हैं, मल्टी सब्जेक्ट दे रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज दिया तो आपको पता चलेगा कि मेरी थ्योरी ऑफ मशीन में मेरी कैपेसिटी क्या है ना, फ्लूइड में मेरी नॉलेज का लेवल क्या है। तो आपके नंबर आपके नॉलेज का लेवल डिसाइड कर रहे हैं। और अगर नंबर कम आए हैं तो रोना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। नंबर कम आए हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में, इसका मतलब मेरा इस सब्जेक्ट में होल्ड कम है, थोड़ा सा और पढ़ के देखते हैं कहाँ कमजोरी आ रही है, क्या गलतियां हो रही हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अपने कॉन्सेप्ट को, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को इंप्रूव करने की जरूरत है, पहली चीज। अगर मार्क्स कम आ रहा है, अच्छे आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इस सब्जेक्ट में मेरी स्ट्रांग होल्ड है, मैं इस सब्जेक्ट में नहीं, मैं उस सब्जेक्ट में फोकस करूंगा जिसमें मेरे नंबर कम है, ठीक है। पहली चीज एक्यूरेसी, हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में एक एक्यूरेसी का भी पैरामीटर रखा है कि बच्चे ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से गलत कितने कर दिए, है ना। कोई बच्चा हो सकता है जिसने केवल 50 क्वेश्चन सॉल्व किए और 50 के 50 सही हैं। कोई बच्चा हो सकता है जिसने 65 के 65 अटेम्प्ट किए
लेकिन 15 क्वेश्चन गलत है। तो वो बच्चा ज्यादा अच्छा है जिसने कम अटेम्प्ट किया, 50 अटेम्प्ट किए, लेकिन सब सही है, क्योंकि उसको सारे नंबर मिल गए पॉजिटिव। और जिसने 65 के 65 क्वेश्चन कर दिए लेकिन 15 गलत कर दिए, तो तुम सही, तुमने भी 50 ही किए हैं केवल, लेकिन जो 15 गलत कर आए हो ना, उसकी वजह से जो निगेटिव नंबर है, तुम उस 50 वाले बंदे से भी पीछे चले गए हो। तो एक्यूरेसी भी मैटर करती है। और एक्यूरेसी जब आप चेक करते हो, टेस्ट सीरीज में कितनी एक्यूरेसी रही आपकी, कि आपने कितनी गलतियां कर दी। ना करते क्वेश्चन को अच्छा था, गलत कर आए हो, नेगेटिव नंबर। नहीं करते जीरो मिलता, गलत कर दिया, एमसीक्यू है तो माइनस मार्क। एनएटी है, एमएसक्यू है, गलत कर दिया तो नेगेटिव नंबर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इस गलत जिस क्वेश्चन को किया है ना, इसने तुम्हारा टाइम खा लिया। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तो खाए होंगे ना इसने। तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत नुकसान वाली बात है ये। और एक्यूरेसी क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसी है। क्यों मैं बोल रहा हूं, नॉलेज की बात नहीं कर रहा है, अब मैं बात कर रहा हूं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की। अगर मुझे सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं था, अगर मुझे वाइब्रेशन मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मेरे सामने क्वेश्चन आएगा, हम उसको छोड़ देंगे, हाथ ही नहीं लगाएंगे। लेकिन मेरे सामने क्वेश्चन आया वाइब्रेशन का, हमको पता है कि हमने चीजें पढ़ी हैं, हमको लगता है कि हमको नॉलेज है, और हमने उसको सॉल्व किया, लेकिन नॉलेज में क्लैरिटी नहीं थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट लेना है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। ये फाइन डिफरेंस जो था क्लास में बताया गया था, लेकिन हम उस समय चाय पीने चले गए थे, और इस छोटी सी गलती की वजह से हमने 5 मिनट दिए, क्वेश्चन को सॉल्व किया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहां से लेना था वहां से नहीं, कहीं और से ले लिया, और हमको मिल गया ऑप्शन ए। तो हम निगेटिव मार्किंग के शिकार हो गए। तो इस एक्यूरेसी से आपको पता चलता है कि आपको नॉलेज तो है, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में थोड़ी सी कमजोरी है। और अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आपको धीरे से पता चल जाएगा कि किन जगहों पर हमने गलतियां करी, जिन जिन क्वेश्चन में गलतियां हैं, किस टॉपिक के थे, वो आपके वीक टॉपिक्स हैं, उनको रिवाइज करो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, इट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? इट रिफ्लेक्ट्स योर स्पीड एंड डिसीजन मेकिंग। आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, जितनी ज्यादा आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, है ना, तो ये आपके कहीं ना कहीं स्पीड और डिसीजन मेकिंग को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और प्रैक्टिस टाइम बाउंड टेस्ट, दिस थिंग यू हैव टू डू। जब आप टाइम बाउंड टेस्ट को प्रैक्टिस करते हो, तो आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने टाइम मैनेजमेंट को, स्पीड ऑफ सॉल्विंग को इंप्रूव कर लेते हो। और जो रैंक आ रही है आपकी, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? रैंक आपको इंडिकेट कर रहा है कंपटीशन लेवल की। सर मैंने बहुत अच्छा किया, मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद भी मेरी रैंक अगर 500 आई है, इसका मतलब अभी भी 499 बच्चे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बैठे हैं जो मुझसे अच्छा कर रहे हैं। हमको एग्जाम में अच्छा बुरा 60% 70% ये नहीं सॉल्व करना है, ना 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 ना। हमको एग्जाम में बाकी सब लोगों से अच्छा करना है। कंपटीशन का मतलब ये है, ये कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि जो भी 70% से ऊपर आ गया, 75% से ऊपर आ गया, उसको हम फर्स्ट क्लास बोल देंगे। यहाँ आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ये नहीं मिल रहा है, कैटेगरीज नहीं मिल रही हैं। यहाँ आपको रैंकिंग्स अलॉट हो रही हैं, और आपको टॉप रैंक्स में से होना है। तो कहीं ना कहीं जब आप मॉक टेस्ट देते हो, तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि इस साल मेरे नंबर कम आए हैं, हो सकता है पेपर ही टफ रहा हो। लेकिन जब आप रैंक्स को देखते हो, तो आपको पता चलता है कि यार अगर मुझसे ज्यादा अच्छा ये 500 बच्चे कर रहे हैं, इसका मतलब इतना टफ तो पेपर नहीं है कि कोई ना कर पाया हो। हमसे ज्यादा इतने बच्चे अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करना है। अगर आपको लगता है कि मेरे पेपर में नंबर कम आए हैं, लेकिन मेरी रैंक फिर भी टॉप 10 में है, इसका मतलब पेपर टफ रहा होगा, एंड आई एम परफॉर्मिंग वेरी वेल। ठीक है ना? तो जब भी आप टेस्ट देते हो, तो क्या मार्क्स आए हैं, क्या एक्यूरेसी है, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, रैंक्स क्या आ रही हैं, ये सारी चीजें क्या क्या चीजें इंडिकेट कर रही हैं, और इसमें अगर कुछ करेक्शन करना है तो फिर क्या करना है। ठीक है ना? तो नंबर कितने आए हैं, एक्यूरेसी कितनी है, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, ये सारी चीजें आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रही हैं। समय रहते टेस्ट दो, उस टेस्ट की एनालिसिस भी करो, और एनालिसिस करने के बाद आपको क्या करेक्शन, क्या मेजर्स उठाने हैं, वो भी करो। ये है मेन पर्पस हमारे मॉक टेस्ट का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने मैकेनिकल के बच्चों से बात करूं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे, आप लोग
जो गेट 2026 के लिए बहुत सीरियस हैं, की सब्जेक्ट्स जो बहुत मेजर वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, उन पे पहला फोकस रहना चाहिए आप सभी लोगों का। मैथ्स, एप्टी, थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, थर्मो, सॉम, एफएम, दीज आर दी मोस्ट हैवी वेटेज वाले सब्जेक्ट्स। इनको तो आपको बहुत अच्छे से पहले रिवाइज करना ही करना है, एंड आई होप अब तक आप लोगों का सिलेबस लगभग पूरा हो चुका होगा। तो मेजर सब्जेक्ट्स इसको तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स को भी आपको एनालाइज करना है। हमारे पास सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट है ना। तो जब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हो तो आप इन मेजर सब्जेक्ट्स में क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं, कैसी परफॉर्मेंस है, उसको एनालाइज कर लो, ठीक है। एंड देन फिर आप प्रियोरिटाइज करो कि जिस भी सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं, मुझे उसका रिवीजन सबसे पहले करना है, उस पर अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ानी है ना। सारी चीजें आप पढ़ लो, रिवाइज कर लो, फिर जब आप पेपर देते हो जो भी नंबर आ रहा है उन नंबर्स के बेसिस पर आप डिसाइड करते हो कि अब मुझे नेक्स्ट फोकस किस टॉपिक पे करना है, ठीक है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे करते हैं एग्जाम्स में, इनको आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। क्या कि तुम तुक्के उक्के मारना बंद करो, गेस वर्क विदाउट लॉजिक। समटाइम्स गेस वर्क इज गुड, कि ठीक है सर करेक्ट आंसर क्या है हमको नहीं पता, लेकिन ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 0 और 1 के बीच आंसर होना चाहिए, लेकिन ये तो बोल रहा है कुछ रैंडम बात है। तो ए नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी इसलिए नहीं हो सकता, तो बचा बी। मैंने कुछ लॉजिक्स का इस्तेमाल किया तब मैं गेस वर्क कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन रैंडम तुक्के मार रहे हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके तो फिर पंगे हैं। हो सकता है सही हो जाए, बट गलत होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और इंजीनियर्स हैं यार, ये चीज हम तुम पे भरोसा कर सकते हैं कि यार रिपीट, कोई भी मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। जो भी मिस्टेक करनी कर लो, लेकिन एक बार जो मिस्टेक कर ली फिर वो हम रिपीट नहीं करेंगे, ये कसम खा लो। बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हैं, यूनिट कन्वर्जन करना भूल रहे हैं, किलो न्यूटन में था, एनईटी में पूछा किसमें है, आप लिख के किसमें आ रहा हो, बहुत सारी मिस्टेक्स। तो ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करना बंद करो, है ना। पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा, ओमेगा को आप आरपीएम में रख के चले आ रहे हो, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स अवॉइड करो। इनके पीछे क्या कारण थे उनको ढूंढ लो। कई बच्चे बोल रहे हैं सर टाइम कम था इसलिए हम दिमाग में नहीं लगा पाते, तो वॉट एवर इज द रीजन फॉर यू, उस रीजन को पकड़ो, सॉल्व करो, लेकिन सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो। तुम्हें सब्जेक्ट नहीं आता, तुमने पूरा का पूरा सब्जेक्ट छोड़ दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने पूरे साल सब्जेक्ट पढ़ा भी है, रिवीजन भी किया है, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करी है, एग्जाम में क्वेश्चन देखा तुम खुश हुए कि अरे वाह वाइब्रेशन से क्वेश्चन है, वहां भी तुमने सॉल्व किया, 5 मिनट लगाए, 7 मिनट लगाए, और उसके बाद तुम एक छोटा सा रेडियन पर सेकंड को हर्ट्ज में कन्वर्ट करना भूल गए, दिक्कत है। तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो, और हर बार टेस्ट देने के बाद आपको पोस्ट टेस्ट एनालिसिस करनी ही करनी है। टेस्ट दिया और बैठ गए अगले टेस्ट की तैयारी करने की नहीं, टेस्ट दो, उस टेस्ट में क्या किया आपने उसके बेसिस पे आपको एनालिसिस करनी करनी है अपनी, है ना। एनालिसिस करने के बाद आपको देखना है कि मुझे क्या मेजर्स उठाने हैं, मार्क्स, एक्यूरेसी, अटेम्प्ट रैंक, इस चीज के बेसिस पे आपको क्या करेक्शंस, क्या स्टेप्स उठाने हैं वो भी करना है। तो पोस्ट टेस्ट एनालिसिस इग्नोर नहीं करना है आपको। एंड कुछ बच्चे ऐसा करते हैं गलती कि वो सिर्फ नंबरों पे फोकस कर रहा है। मॉक टेस्ट में नंबर आपको आईआईटी में सिलेक्शन नहीं दिला रहे हैं, मॉक टेस्ट में नंबर आपको किसी पीएसयू में जॉब इंश्योर नहीं करा रहा है। मॉक टेस्ट इज जस्ट लाइक क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस, कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका एम नंबर लाना नहीं था, इसका एम था आपको कुछ चीजें सिखाना, आपकी गलतियों से आपको सिखाना, आपकी गलतियां हाईलाइट करना कि आप कहां कहां गलतियां करते हो। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने बताई हैं इनको अवॉइड करो, तुक्के मारना बंद करो, सिली मिस्टेक्स रिपीट करना बंद करो, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस अगर आप नहीं करते हो, इग्नोर करते हो, तो ये भी बंद करो आदत, और फोकस करो सीखने पर। नंबर कितने आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ नंबर मॉक टेस्ट का पर्पज नहीं था। और मॉक टेस्ट को एनालाइज करने का एक सिंपल सा बढ़िया सा तरीका बता रहे हैं कि आप जो भी गलत आंसर्स हुए हैं, जो क्वेश्चन सही कर लिया अच्छी बात है, उसको बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। इफ यू फाइंड कि कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कुछ नया सीखने को मिला, तो भले ही उसको आप स्टार मार्क करके रख लो अपने पास कि दोबारा रिवीजन में एक नजर मार लेंगे, लेकिन जब पहली बार सही हो गया तो फिर तो आता ही है आपको। जो गलत क्वेश्चंस हुए हैं
उनको जरूर लिख के रख लो कहीं, क्या गलतियां हैं, क्या सीखने को मिला। गलती जहां पर हुई जिस भी क्वेश्चन में, उसके रीजन फाइंड आउट कर लो कि क्या मुझे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं थी, या हमसे छोटी मोटी कोई मिस्टेक हो गई, या टाइम की वजह से, टाइम कम था और हम आखिरी में कैलकुलेशन मिस्टेक कराए जल्दी में। तो क्या रीजन था, उस रीजन को आइडेंटिफाई करो, और जो भी वीक एरियाज आप आइडेंटिफाई कर रहे हो उस पे 2-3 दिन के अंदर अंदर खटाखट से रिवीजन करो, उसको सुधार लो। ठीक है, और अपनी इस प्रोग्रेस को कहीं लिखते चलो कि पहले मैं क्या गलतियां कर रहा था, अब मैं क्या कम गलतियां कर रहा हूं। पहले आप गलतियां 100 कर रहे थे, अब आपसे 80 हो रही हैं, अब आपसे 70 हो रही हैं, तब भी आप एक सही रास्ते पर हो। टेस्ट दो, टेस्ट की एनालिसिस करो, एनालिसिस के बाद क्या करेक्शंस करने हैं वो देखो, और फिर अगले टेस्ट में वो चीजें रिपीट नहीं करनी है, इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ निकल के आए तो मजा आ जाएगा। दिस इज हाउ वी हैव टू यूटिलाइज मॉक टेस्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सिर्फ मॉक टेस्ट देना, नंबर अच्छे आए नहीं आए रो देना, खुश हो जाना, दिस वॉज नॉट एम। लिखा भी हमने कि मॉक टेस्ट डोंट डिफाइन योर रैंक, मॉक टेस्ट डोंट डिफाइन योर रैंक, दे रिफाइन योर प्रिपरेशन। दैट प्रैक्टिस है। आप आज टेस्ट दो, इसमें अच्छे बुरे जो भी नंबर आए, अगली बार आप अगर करेक्टिव मेजर्स लेकर के खुद को इंप्रूव करके पहुंच रहे हो तो धीरे धीरे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो रही है। एनालाइज मोर, पैनिक लेस, एंड परफॉर्म बेस्ट। विद दीज लाइन्स आई विल स्टॉप हियर, एंड आई होप यू हैव अ लिटिल अंडरस्टूड कि मॉक टेस्ट में हमको कुछ बहुत टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो आई होप दिस वीडियो solves your so many silly doubts which were going in your head। और अपने सारे दोस्तों के साथ जो बच्चे गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा परेशान है मॉक टेस्ट को लेकर के, उनको ये वीडियो दिखाओ, उनसे बोलो कि देखो टेस्ट का पर्पस कुछ और था, आप गलत ले रहे हो। तो बहुत जल्द मिलते हैं इसी तरीके से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल द टाइम, थैंक यू बच्चों, गुड बाय, लव यू ऑल मेरी जान।